नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 10 की आरबीएससी की पाठ्य पुस्तक है सोशल साइंस की। और इसमें अपना चल रहा है दूसरा पार्ट। ठीक है ना, पहला पार्ट पढ़ लिया, दूसरा पार्ट है और दूसरा पार्ट यहाँ तक पढ़ लिया और यहाँ से शुरू करेंगे अपन। तो चलिए हर एक फैक्ट, हर एक लाइन को समझते हुए, याद करते हुए चलते हैं। शानदार पाठ्य पुस्तक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल कालीन प्रशासन। मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों का मिला जुला रूप थी। बादशाह शासन का अधिपति सर्वे सर्वा वकील ए मुतलक यानी कि वजीर को वकील ए मुतलक कहा जाता था। बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी था। प्रधान सद्र मीरे समा नाम के दीवान वित्त विभाग का प्रमुख था। प्रधान सद्र मीरे समा नाम के दीवान वित्त विभाग का प्रमुख था। प्रधान सद्र मीरे समा नाम के दीवान वित्त विभाग का प्रमुख था। प्रांतीय शासन सुगम विभक्ता जो अकबर के समय 15 थे, औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गए। अकबर के समय 15, औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गए थे। इनमें सूबेदार, दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी होते थे। जिले का शासन फौजदार, अमलगुजार, मालगुजारी का अधिकारी। बीती कची यानी कि सहायक, सिकदार, परगना प्रमुख, आमिल, मुंशिफ, पोतदार, खजांची एवं कानूनगो। फौजदार, खजांची एवं कानूनगो पटवारी का अधिकारी के हाथों में था। फौजदार, खजांची एवं कानूनगो पटवारी के अधिकारी के हाथों में था। दोबारा से देख लेते हैं। प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था जो अकबर के समय 15 थे और औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गए। इनमें सूबेदार, दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी होते थे। जिले का शासन फौजदार, अमलगुजार, मालगुजारी का अधिकारी। बीती कची सहायक, सिकदार, बीती कची बोलते हैं सहायक है ना, और सिकदार परगना प्रमुख, आमिल मुंशिफ, सिकदार परगना प्रमुख, आमिल मुंशिफ। ठीक, आमिल बोलते हैं मुंशिफ को। पोतदार, खजांची एवं कानूनगो पटवारियों का अधिकारियों के हाथों में था। जिले का शासन फौजदार, अमलगुजार यानी मालगुजारी का अधिकारी, बीती कची सहायक, सिकदार परगना प्रमुख हैं और आमिल मुंशिफ, पोतदार, खजांची, कानून को पटवारियों का अधिकारी के हाथों में था। बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी जात और सवार में विभक्त थी। बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी जात और सवार में विभक्त थी। सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग। राजस्थान के संदर्भ में राव सेखा, हम्बीर चौहान, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, बीकानेर का राय सिंह, जय सिंह में राय सिंह में कंफ्यूज मत हो जाना। तो बीकानेर का राय सिंह, सवाई जय सिंह एवं अमर सिंह राठौड़। ठीक, यह है राव सेखा। बहुत बहादुर था भाई ये राव सेखा। राव सेखा।
राव सेखा। महाराव सेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 को हुआ। 24 सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर 1433 ईस्वी को हुआ। इनके पिता मोकल एवं माता का नाम निर्माण था। राव सेखा यानी कि महाराव सेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 को हुआ। इनके पिता मोकल एवं माता का नाम निर्माण था। पिता मोकल। राव मोकल आमेर यानी जयपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे। महाराव सेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 को हुआ। इनके पिता मोकल एवं माता का नाम निर्वाण था। राव मोकल अजमेर, मोकल अजमेर नहीं आमेर, आमेर यानी जयपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे। 1445 में 12 वर्ष की उम्र में सेखा ने अपने पिता का उत्तरदायी संभाला। आमेर जयपुर के शासक उदयकरण ने सेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की थी। आमेर जयपुर के शासक उदयकरण ने एक मिनट भाई, जन्म होगा सल 24 सितंबर 1433 को। पिता का नाम मोकल, माता का नाम निर्वाण है। राव मोकल आमेर जयपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे। जयपुर के अंतर्गत 1445 में 12 वर्ष की उम्र में सेखा ने अपने पिता का उत्तरदायी संभाला। आमेर जयपुर के शासक उदयकरण ने सेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की। 16 वर्ष की उम्र में मुल्तान, सेवार, नगरचल के सांकला राजपूत पर अचानक आक्रमण कर विजय प्राप्त करना सेखा का पहला सफल अभियान था। सेखा का पहला सफल अभियान था। 1473 ईस्वी से 1477 ईस्वी में राव सेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नौपसिंह जाटू से दादरी और अन्य जाटू राजपूतों से भिवानी पर विजय प्राप्त की। उसने इस्तर खान से हांसी, येदा खान, कायम खानी से हिसार को जीतकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। 1449 में अमृतसर को अपने राज्य की राजधानी, ये नहीं पड़ा भाई, अमृतसर में सेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर तथा 1437 में शिकारगढ़ का किला बनवाया। आमेर जयपुर के शासक उदयकरण ने सेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। 16 वर्ष की उम्र में मुल्तान, सेवार, नगरचल के सांकला राजपूत पर अचानक आक्रमण कर विजय प्राप्त करना सेखा का पहला सफल अभियान था। 1473 ईस्वी से 1477 ईस्वी में राव सेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नौपसिंह जाटू से दादरी और अन्य जाटू राजपूतों से भिवानी पर विजय प्राप्त की। उसने इस्तर खान से हांसी, येदा खान, कायम खानी से हिसार को जीतकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। 1449 में अमृतसर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। अमृतसर को बताइए किसने अमृतसर को अपने राज्य की राजधानी बनाया था? राव सेखा। अमृतसर में सेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर तथा 1477 में शिकारगढ़ का किला बनवाया। 1488 में रलावता नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई, जहाँ उसकी छतरी बनी हुई है, रलावता। 1488 में महाराव सेखा ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े
और उसे जयपुर के कछवाहा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना जाता है। उसे जयपुर के कछवाहा वंश के उपवर्ग यानी कि शेखावत का संस्थापक माना जाता है। उसकी पत्नी गंगा कुमारी ने अमृतसर किले के मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर बनवाया। यार ये भाई नहीं पढ़ा अपन ने कभी यार। 1488 में रालावता नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई, जहाँ उनकी छतरी बनी हुई है। ठीक। महाराज शेखा ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े। उसे जयपुर के कछवाहा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना जाता है। उसकी पत्नी गंगा कुमारी ने अमृतसर किले के मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर बनवाया। बताइए रालावता नामक स्थान पर किसकी छतरी है? राव शेखा की। जयपुर के कछवाहा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक किसे माना जाता है? राव शेखा। अब है भाई साहब अम्बीर देव चौहान। ठीक, अम्बीर देव चौहान, ये है अम्बीर देव चौहान। बारह सौ 82 से 1301। बाघ भट्ट के बाद उसका पुत्र जयसिम्हा। अम्बीर देव चौहान 1282 से 1301। बाघ भट्ट के बाद उसका पुत्र जयसिंह यानी कि जयसिम्हा रणथंभौर का शासक बना। जयत सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र हमीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर 1282 में उसका राज्यारोहण किया। जयत सिंह ने जीवन काल में उसका राज्यारोहण किया। हमीर देव के सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाते हुए उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया। भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया। दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में उसने कोटियेजन यज्ञ का आयोजन करवाया। अम्बीर देव के सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाते हुए उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया। राजा अर्जुन कहाँ का शासक था? भीमरस का। पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया अम्बीर देव ने। दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके, दक्षिण के परमार शासक ये है सिलेबस में और स्पष्ट में क्वेश्चन आएगा इनमें से। अम्बीर देव के सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाते हुए उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया। दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में कोटियेजन यज्ञ का आयोजन करवाया। कोटियेजन हमीर ने 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में विजयी रहा। बताइए कोटियेजन यज्ञ किसने करवाया था? अम्बीर देव ने। दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी ने अम्बीर देव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो रणथंभौर की रवाना हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जाहिन से रणथंभौर की ओर बढ़कर दुर्ग की घेराबंदी कर दी। जाहिन से काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद सुल्तान को सफलता नहीं मिली तो घेरा उठाने का निर्णय लिया।
जलालुद्दीन खिलजी हमीरदेव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असफल रहा। अतः जून 1291 ईस्वी में सुल्तान रणथंभौर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच कर गया। जून 1291 में सुल्तान रणथंभौर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच कर गया। 1296 में जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बन गया। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चौहानों की शक्ति को सहन नहीं कर सका और रणथंभौर जीतने की योजना बनाने लगा। उसी समय उसे दुर्ग पर आक्रमण करने का बहाना भी मिल गया। हमीर महाकाव्य के अनुसार यह बहाना हमीर द्वारा अलाउद्दीन के बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना था। अलाउद्दीन के बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना था। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह व कहबरू ने लूट का माल लेकर अलाउद्दीन की सेना में बगावत करके हमीर के पास शरण ली। कौन कौन ने करी बगावत? मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह व कहबरू ने लूट का माल लेकर अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके हमीर के पास शरण ली। हमीर ने अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को देने से साफ इनकार कर दिया। अलाउद्दीन ने क्रोधित होकर रणथंभौर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिए। कौन आया शरण में? मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना। हमीर ने अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को देने से साफ इनकार कर दिया। अलाउद्दीन ने क्रोधित होकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के आदेश दिए। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 के अंत में उलग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी के अंत में उलग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को बताइए उलग खां नुसरत खां संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी से रणथंभौर के दुर्ग पर 1299 में। और पहला कौन गिरा? जलालुद्दीन खिलजी ने। वह कब की बात है? वह है जून में उठा लिया। वह परेशान हो 1291 में दिल्ली की तरफ कूच कर 1291 में। अब यह बात है 1299 की। करने के लिए भेजा। शाही सेना ने रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाले जाहिन पर आक्रमण किया। रणथंभौर के मार्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? जाहिन दुर्ग को। हमीरदेव उस समय कोटिय जन यज्ञ को समाप्त कर मौन व्रत धारण किए हुए था। हमीर ने अपने दो सैनिक अधिकारियों भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा। दोनों ने अलाउद्दीन की सेना को बुरी तरह परास्त किया। भीम सिंह और धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंभौर की ओर लौट पड़े। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर के दुर्ग के निकट पहुंचे। भीम सिंह और धर्म सिंह किसे संबंधित है? हमीरदेव। रणथंभौर के दुर्ग के निकट पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि शत्रु की सेना पुनः आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेजकर स्वयं वापस शत्रु का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ। भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेजकर स्वयं वापस शत्रु का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ। कौन? भीम सिंह। और धर्म सिंह से कह दी कि तू रणथंभौर जा, मैं देखता हूँ उनको। इस बार उलग खां ने राजपूतों की सेना को परास्त किया जिसमें भीम सिंह लड़ते हुए मारा गया। भीम सिंह। उलग खां रणथंभौर की ओर नहीं बढ़कर वापस दिल्ली लौट गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना के साथ उलग खां और नुसरत खां को पुनः रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सेना ने रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी
कर उसकी प्राचीरों को तोड़ना शुरू किया। तभी दुर्ग में से आए हुए एक गोले ने नुसरत खां की मृत्यु हो गई। नुसरत खां की एक गोले से नुसरत खां की मृत्यु हो गई। इसका पता तुर्की सेना को चला तो तुर्की सेना वहां से भागने लगी। यह देखकर उलुग खां ने अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ये उलुग खां कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी का भाई था। नुसरत खां की मृत्यु तथा सेना की वापसी का समाचार भेजकर और अधिक सेना भिजवाने का अनुरोध किया। अलाउद्दीन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंभौर की ओर से ही रवाना हो गया। दुर्ग पर घेरा डाला गया। यह घेरा काफ़ी दिनों तक चला। जब वर्षा ऋतु निकट आने लगी और दिल्ली एवं अवध में भयंकर विद्रोह उत्पन्न होने की सूचना सुल्तान को मिलने लगी तो वह काफ़ी चिंतित हो गया। ठीक, दिल्ली एवं अवध में उसने छलकपट का सहारा लेकर रणथंभौर दुर्ग को विजय करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन ने अमीर को संदेश भिजवाया कि वह उसे संधि करना चाहता है। अमीर ने अपने दो सेनापति रणमल और रथिपाल धर्म सिंह भीम सिंह जो मैं धर्म सिंहों ने जैसो तो की भीम सिंह ने कि तू जा ये लूटा हुआ माल पानी को ले रहा ना और बाकी सैनिक को ले, और मैं देखता हूँ ये दोबारा कर रहा है ना इनसे। जब वह दोबारा लड़े तो वह में भीम सिंह की वीरगति प्राप्त हो जाए। ठीक है, लेकिन औजू उलुग खान नुसरत का औजू हमलों करे तो जे में कौन की मृत्यु हुए? गोलासू मृत्यु हुए भाई साहब उलुग खान नुसरत खां की। ठीक है, नुसरत खां की मृत्यु होती है। और उलुग खां कौन हो? उलुग खां अलाउद्दीन खिलजी को भाई, ऐसे उलुग ऐसे अलाउद्दीन। ठीक, अब बात आ रही है रणमल और रथिपाल की। संधि करने के लिए शाही शिविर में भिजवाया अमीर ने। सुल्तान ने रणमल और रथिपाल को दुर्ग का लालच देते हुए अपनी ओर मिला लिया। रणमल और रथिपाल इन दोनों सेना नायकों ने विश्वासघात के कारण दुर्ग के गुप्त मार्ग का पता तुर्कों को चला। अच्छा, दोनों ने धोखा दे दिया। रणमल और रथिपाल गुप्त मार्ग से तुर्की सेना दुर्ग में पहुंची। और रथिपाल इतिहासकारों के अनुसार तुर्क सेना के द्वारा एक वर्ष लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया। ऐसी स्थिति में अमीर ने दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझकर आक्रमण करने का निश्चय किया। आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने अमीर की रानी रंगदेवी एवं उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जौहर किया। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए। दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ जिसमें अमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। 11 जुलाई को अमीर के विश्वासघाती सेना नायकों रणमल और रथिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए कि जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सके उनसे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है। सही बात है, दोनों को मरवा दिया। यह बढ़िया करियो भाई, रणमल और रथिपाल। ठीक, धर्म सिंह और भीम सिंह तो एकदम स्वामी भक्ता, जिसमें भीम सिंह की मृत्यु हो जाए और धर्म सिंह तो चल जाए कड़ में, है ना। रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो नामक विद्वान भी था। अमीर खुसरो, बताइए अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा विद्वान रणथंभौर के युद्ध में उसके साथ था? अमीर खुसरो। अमीर हट के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए उसने अपने पूरे परिवार की ही बलि क्यों न देनी पड़ी हो। अमीर के बारे में कहा गया है, सिंह समन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार, तेरिया तेल अमीर हट चढ़े न तो जी पार।
अमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। अमीर ने अपने पिता यानी कि अमीर को डैडी को नाम कहियो जयसिंह, अमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। अमीर देव ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। अमीर के दरबार में बीजादित्य नाम का कवि रहता था। बीजादित्य, ठीक है। 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। अमीर देव ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर, देख चुका हूँ भाई साहब मैं पद्मला तालाब को, रणथंभौर दुर्ग को, 32 खंभों की छतरी को। 32 खंभों की छतरी किस उपलक्ष्य में बनाई थी? जयसिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में। और अमीर के दरबार में कौन सा कवि रहता था? बीजादित्य, बीजादित्य नामक कवि रहता था। अमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो गई। ठीक साहब, अमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो गई। यह है भाई साहब महाराणा प्रताप। ठीक, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 से 1597। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय यानी कि जेठ में हुआ, शुक्ल तृतीय रविवार 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग यानी कि कटारगढ़ बादल महल में हुआ। महाराणा प्रताप उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी माता का नाम जयंताबाई पाली नरेश अखराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। पाली नरेश अखराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। दोबारा से देख लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय रविवार 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ यानी बादल महल में हुआ। महाराणा प्रताप उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी माता का नाम जयंताबाई यानी कि जयंताबाई थी। पाली नरेश अखराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 में अजबदेव पवार के साथ हुआ। 1557 में, जिसने 16 मार्च 1559 में अमर सिंह का जन्म हुआ। अजबदेव पवार के साथ हुआ, जिनसे 16 मार्च 1559 ईस्वी में अमर सिंह का जन्म हुआ। 16 मार्च 1559 में अमर सिंह का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 को गोकुंदा में मृत्यु हो गई। अच्छा, पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 को गोकुंदा में मृत्यु हो गई। उदय सिंह का गोकुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के सामंतों एवं प्रजा ने प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज तिलक किया। 28 फरवरी को होली वाला दिन राज तिलक किया। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। जगमाल को वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। 1570 में अकबर का नागौर में दरबार लगा।
मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी। कब लगी? 1570 में अकबर का नागौर दरबार में नागौर दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अकबर का नागौर दरबार कब लगा? 1570 में। मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे, जिनमें पहली बार उनको भेजा था जलाल खां, जिसको नवंबर 1572 ईस्वी में प्रताप के पास भेजा गया। जलाल खां को नवंबर यानी कि सर्दी में 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी में प्रताप के पास भेजा गया जलाल खां को। दूसरी बार भेजो जून में 1573 अगले साल 1573 ईस्वी में मान सिंह यानी आमेर के शासक को प्रताप को समझाने भेजा गया जून 1573 में। फिर तीसरी बार भेजो अक्टूबर 1573 में, अक्टूबर में है ना, कौन को? आमेर के भगवान दास को भेजा गया। मान सिंह को पिताजी है भगवान दास, अक्टूबर 1573 ईस्वी में। फिर चौथी बार दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल को भेजा गया। जब जलाल खां नवंबर 1572, फिर दूसरी बार जून 1573 में अगले साल है ना, मान सिंह आमेर के शासक को प्रताप को समझाने भेजा। मान सिंह के बाद में फिर पिताजी को भेजा अक्टूबर 1573 में आमेर के भगवान दास को, और फिर भगवान दास के बाद में यानी कि 73 में 3 भेज दिया, जून में, अक्टूबर में और दिसंबर में। जून, अक्टूबर, दिसंबर टोडरमल को भेजा। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे, तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई, जिसमें आज संग्रहालय स्थित है, तथा अंग्रेजों के समय का शस्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन भी कहते हैं। अकबर ने मानसिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया तथा मानसिंह का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया गया। आसफ कौन है भाई? मानसिंह का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया गया। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को, शिष्टमंडल होगा 13, अब 76 में आ रहा है जो 3 अप्रैल 1576 इसको शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला, 2 माह तक वहीं पर रहा। उसके बाद वह आगे नाथद्वारा से लघु खनौर के मोलेला नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। उसने पहला पड़ाव कहाँ डाला था? मांडलगढ़ में डाला, 2 माह तक वहीं पर रहा। इसके बाद वह आगे नाथद्वारा से लगे हुए खमनौर के मोलेला नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। मंडलगढ़ में डाला और 2 माह तक वहीं पर रहा। इसके बाद वह आगे नाथद्वारा से लगे हुए खमनौर के मोलेला नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। मोलेला नामक गांव के पास उधर इस शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई थी। महाराणा प्रताप ने गोकुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। गोकुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में। इस पहाड़ी में एक बार में एक आदमी ही प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था, जहाँ प्रताप पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे। वही मुगल सैनिक भटक कर मेवाड़ के सैनिकों से महाराणा प्रताप और मान सिंह पर हमला।
टकरा कर ये भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे। अतः दोनों सेनाएं क्या है, वही मुगल सैनिक भटक कर मेवाड़ के सैनिकों से टकरा कर ये भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 को प्रातःकाल युद्ध वेरी के साथ आमने सामने हुई। राजपूतों ने अब लड़ाई होगी भाई, और राजपूतों ने मुगलों पर पहला बार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागे। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खान सूर का नेतृत्व सफल रहा। मुगल इतिहासकार बंदायूं जो कि मुगल सेना के साथ था। कौन? बंदायूं। यह तो बंदायूं नहीं हो, लेकिन जब रणथंभौर को अभियान हो ना, रणथंभौर को अलाउद्दीन को, तो वह टाइम अलाउद्दीन के लार कौन से इतिहासकार हो? अमीर खुसरो। मुगल इतिहासकार बंदायूं जो कि मुगल सेना के साथ था, वह स्वयं इस युद्ध से भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मिहत्तर खाने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। किसने फैलाई थी? मिहत्तर खाने। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बंधी और वो पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ी। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्तताल कहते हैं, उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादड़ी का जाला मन्ना सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप राजचिन्ह उतारकर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाइए, इसी में मेवाड़ की भलाई है। किसने कहा? ये बड़ी सादड़ी का था जाला मन्ना। ठीक। चेतक के घायल होने की स्थिति को देखकर राणा ने वैसा ही किया। राजचिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें जाला मन्ना पर टूट पड़ी। जाला मन्ना इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। नाम कमाओ भाई, जाला मन्ना बड़ी सादड़ी का। महाराणा प्रताप को स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। वस्तुतः महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष धार्मिक युद्ध नहीं था, यह दो राजनीतिक शक्तियों के मध्य वर्चस्व का संघर्ष था। यह भी उल्लेखनीय कि महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूरी था, ठीक है, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया। उल्टा राग पानी हो भाई, लेकिन हार जीत कोई की कोई बराबर रही दोनों पार्टियां ना। हल्दी घाटी युद्ध के बाद के संघर्ष। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगल सेना कुछ समय गोकुंदा में रही, लेकिन रक्षा सामग्री के अभाव में सेना लौट गई। प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाया। किसको बनाया? कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाकर नई छापामार युद्ध नीति को अपनाया। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी। 15 अक्टूबर 1577, फिर 15 दिसंबर अगले साल 1578, फिर मई 1580, यानी कि 77 में, फिर 15 दिसंबर 1578 में, फिर मई 1580 में, यानी कि अक्टूबर, और जो अगले साल, लेकिन और जो 1 साल बाद में, ठीक, मई 1580 में। किसके नेतृत्व में? शाहबाज खां के नेतृत्व में। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक। अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खानका के नेतृत्व में सेना भेजी। अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खान का ना, तो यह कौन? शाहबाज खान है। अब्दुल रहीम खान का नेतृत्व सेना भेजी, लेकिन उसे विशेष सफलता नहीं मिली। तो 3 बार कौन में भेजी? अपने शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी।
15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578 और मई 1580। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खान का आना। शाहबाज खां अलग है, खान खां अलग है। पहला शाहबाज खां जी के बाद में खान खाना के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन उसे विशेष सफलता नहीं मिली और 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। 1582 में इस संघर्ष में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शाही सेना पर धावा बोले और विजयी रहा। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी अधिकार कर लिया। प्रताप की गतिविधियों को रोकने के लिए अकबर ने जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में सेना भेजी। कितनी बार सेना भेजी? जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में सेना भेजी। प्रताप पुणे पहाड़ियों में चला गया और 1885 के बाद अकबर उत्तर पश्चिम सीमा पर व्यस्त हो गया। अतः मेवाड़ की और कोई सेना नहीं भेजी और 1585 से 1597 के मध्य प्रताप ने चित्तौड़ और मंडलगढ़ को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त करा लिया और 19 जनवरी 1597 में प्रताप की मृत्यु हो गई। जगन्नाथ कछवा लास्ट में भेजी, जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में। शाहबाज खां 3 बार, ठीक। शाहबाज खां की भी पार को पड़ी। औजू भेजो कौन? अब्दुल रहीम खान खाना 1580। है ना, अब्दुल रहीम खान का। और 80 के बाद अब्दुल रहीम खान खाना के बाद में दिवेर का युद्ध हुआ। फिर लास्ट में जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में सेना भेजी। फिर 19 जनवरी 1597 में प्रताप की मृत्यु हुई। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में स्थित दुर्सा आड़ा ने इस प्रकार किया है। असल लेगो अणदांग, पाग लेगो अणनामी, गहलोत राण जीती गयो। अस लेगो अणदाग, पाग लेगो अणनामी, गहलोत राण जीती गयो। दसण मूंद रसणा, उसी निशास मूक मरिया, नयन तो अमृत सह प्रताप सी। आशय यह था कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निष्पास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दबाया, अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। विदेश तिरस्कार कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की तरफ पर ली, और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। अब इसमें कंफ्यूज होते हैं भाई कि हल्दी घाटी है ना, हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी में एक ही मात्रा है, तो थर्मोपल्ली घाटी पल्ली, ठीक। और दिवेर मेवाड़, तो ये याद हो गया, हल्दी घाटी और थर्मोपल्ली। तो फिर बस रहा कौन? दिवेर, मेवाड़ का मैराथन, ठीक। यानी कि यह है स्त्रीलिंगवाची, यह है पुल्लिंगवाची, ऐसे याद कर सकते हैं। हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली और दिवेर, मेवाड़ का मैराथन, ठीक। यह है भाई साहब महाराणा प्रताप की समाधि बांडोली चावंड, महाराणा प्रताप की समाधि बांडोली चावंड। बांडोली चावंड। अब है रावचंद्र सेन, ठीक, रावचंद्र सेन। अब है भाई साहब रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन 1562 से 81, 1562 से 81, ठीक। यानी कि
लगभग 20 साल। रामचंद्र सेन का जन्म 16 जुलाई 1541 में हुआ। यह मालदेव झाला रानी सुरभदे का पुत्र था। यह मालदेव झाला रानी सुरभदे का पुत्र था। सुरभदे ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनाया था। मालदेव की मृत्यु हुई तब 31 दिसंबर 1562 में। चंद्रसेन भाइयों में छोटा होते हुए भी मारवाड़ का शासक बना। इसी कारण रामचंद्र सेन के दोनों भाई उससे नाराज हो गए। एक मिनट, अपन पढ़ रहे हैं रामचंद्र सेन 1562 से 1582। रामचंद्र सेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ। यह मालदेव झाला रानी सुरभदे का पुत्र था। माताजी का नाम था झाला रानी सुरभदे। सुरभदे ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनवाया था। मालदेव की मृत्यु हुई तब 31 दिसंबर 1562 में। चंद्रसेन भाइयों में छोटा होते हुए मारवाड़ का शासक बना। इसी कारण रामचंद्र सेन के दोनों भाई उससे नाराज हो गए। बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाकर शाही सहायता की प्रार्थना की। राम भाई अकबर की शरण में गए, सहायता की प्रार्थना की। अकबर भी इस समय इसी फिराक में था। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना किसके नेतृत्व में भेजी थी? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना जोधपुर की ओर भेजी, जिसने मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भादराजूड़ में जाकर शरण ली। कहाँ शरण ली थी? भादराजूड़ में जाकर। 1570 में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया था भाई सब चंद्रसेन, परंतु वहाँ पर अकबर के व्यवहार एवं अपने प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहाँ से वापस चला आया। उदय सिंह कौन? यह को भाई इनको नाम कहियो। अकबर की शरण ली। बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाकर सहायता प्रार्थना की। उदय सिंह यो भाई यो शायद, हाँ। उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहाँ से वापस चला। इसका पता अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। इसका पता अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। रामचंद्र सेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना भादराजूड़ भेजी। रामचंद्र सेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना भादराजूड़ भेजी। भादराजूड़ से चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला चंद्रसेन के भाई राम का पुत्र। भादराजूड़ से चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला यानी कि चंद्रसेन के भाई राम और राम भाइयों जो अकबर की शरण में जा चुके हो बाको पुत्र अच्छा के पास सोजात पहुंचा। यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई। रामचंद्र सेन वहाँ से सिवाड़ यानी बाड़मेर पहुंचा के पास सोजात पहुंचा। यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई। रामचंद्र सेन वहाँ से यानी कि सोजत से सिवाड़ यानी बाड़मेर पहुंचा। सिवाड़ से चंद्रसेन सारण के पहाड़ों पाली में सचियाय नामक स्थान पर पहुंचा और 11 जनवरी 1581 को उसका देहांत हुआ। वहीं पर चंद्रसेन की समाधि बनी है। रामचंद्र सेन को विस्तृत नायक, भोला बिसरा राजा आदि नामों से भी जाना जाता है। शॉर्टकट में दे रहे क्यों है यहाँ में। इसका पता अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। रामचंद्र सेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना
भाद्रा जून भेजी। ये भाद्रा जून में रह रहा हो चंद्रसेन। भाद्रा जून से चंद्रसेन अपनी भतीजी कल्ला भाई और राम को पुत्र के पास सोजत पहुंचा। यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई, सोजत भी आ गई भाई। अब सोजसु रामचंद्र वहाँ से सोजसु चंद्रसेन को सिवाड़ बाड़मेर पहुंचा। सिवाड़ से चंद्रसेन, सिवाड़ है ना, सिवाड़ से चंद्रसेन सारण के पहाड़ों है पाली में सचिया नामक स्थान पर पहुंचा। सारण के पहाड़ों पाली में सचिया नामक स्थान पर पहुंचा, जहां 11 जनवरी 1581 को उसका देहांत हो गया। वहीं पर चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है सचिया है, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करी। राव चंद्रसेन को मृत नायक, भोला बिसरा राजा आदि नामों से जाना जाता है। राव चंद्रसेन, यह राव चंद्रसेन है। तो एक और बा जिसे कि कहाँ को, जोधपुर को अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़। हाँ, राव चंद्रसेन और दुर्गादास राठौड़ में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक। अब है बीकानेर का राय सिंह 1574 से 1612। 1574 के एक साल किराया ना 6 तो ये 80 और 20, जब 20 में 6 जोड़ा 26 और 10 36 38 साल गल्ला हो यार। राय सिंह कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था। राय सिंह कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था। उसका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। यार अगर देखी जाए ना तो ये धुरंधर सब को जुलाई में ही हो। देख, बीकानेर का राय सिंह का 20 जुलाई है ना, राव चंद्रसेन का 16 जुलाई है ना, और महाराणा प्रताप का महाराणा प्रताप को 9 मई को हो, लेकिन हो तो भाई गर्मी का ही आसपास हो ना। हाँ, 20 जुलाई गजब यार, ये तो बराबर का ही है। जब चंद्रसेन 16 जुलाई को हो तो राय सिंह 20 जुलाई को, यानी कि 4 दिन पढ़ो चंद्रसेन कौन सु, राय सिंह सु। अच्छा, 1570 ईस्वी में लगे नागौर दरबार में अकबर की शाही सेना में शामिल हो गया। बीकानेर का कल्याणमल नागौर दरबार में शाही सेना में शामिल हो गया, और शीघ्र ही अकबर का विश्वास पात्र बन गया, ठीक। अकबर ने राय सिंह बीकानेर को, आई समझ में, अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी बनाया। जोधपुर का अधिकारी कौन का शासन पे, चंद्रसेन का पे, क्योंकि बान अधीनता स्वीकार को करी ना या वजह से। राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी बनाया। राय सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 को मृत्यु होने के बाद सर्वप्रथम 1572 में जोधपुर का अधिकारी बनाया। राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 में जोधपुर का अधिकारी बनाया। राय सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 ईस्वी को मृत्यु होने के बाद राय सिंह बीकानेर का शासक बना, ठीक। राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया, ठीक। तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। राय सिंह ने कठोली नाम गांव में उसका दमन किया। कठोली, बताइए इब्राहिम मिर्जा ने कहाँ पे विद्रोह किया था।
राम सिंह के समय काल में नागौर में। उसका दमन कौन से गांव में किया गया था? राज सिंह के द्वारा कठोली नाम गांव में। सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई। सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बीजा देवड़ा, ये शायद मुगसला के भाई है ये दोनों। सिरोही के देवड़ा सुल्तान तब बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई। तब राज सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। यानी कि सिरोही के देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा में भाई अनबन हो गई। तब राज सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके देवड़ा सुल्तानों का शासन किस पे था? सिरोही पे। आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। अच्छा, सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। सुल्तान ने बीजा देवड़ा के बाद देवड़ा सुल्तान ने किया है। फिर सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य 1573 राशि को दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई और सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया। जब बात तो सही है या क्या? लेकिन सही है यार, यहाँ कई बात है। चल भाई, देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा ये काका भतीजा कुछ ऐसा होगा। ये दोनों भाई है, इनमें लड़ाई होगी। अब इनमें लड़ाई होगी तो कई है के अनबन हो गई। तो इनमें कहीं है कि बहुत कहते है दो बंदर की लड़ाई में बिल्ली आनंद लेगी, वह वाला सिस्टम है। जब बिल्ली कौन है? हमें बिल्ली है भाई साहब राज सिंह, जो अकबर के अधीन है। जब राज सिंह ने कहीं करो कि बीजा देवड़ा को भगा दियो। अब सिरोही को सुल्तान तो पूरा यही है ना, देवड़ा सुल्तान। लेकिन इन दोनों में लड़ाई होगी तो बीजा देवड़ा को भगा और जे यदि भाई भाई होगा तो यहाँ दे दी होगी कि भाई तू ले रियासत पर और काफिर और यहाँ पे एस्कर। ठीक, तो इनमें दोनों में लड़ाई होगी तो फिर अब पाने कहीं करियो कि को भगा दियो। कौन को? बीजा देवड़ा को। अब बीजा देवड़ा को भगा दियो तो यार चाहे भी तो भाई भाई है, लेकिन अगर इनका बीच की लड़ाई में कोई दूसरा आएगा और बाका जो राज्य है, राज्य क्षेत्र की ज़मीन है, बाको कोई और को देगा तो दुख तो होएगा। तो ओजू में लड़ाई होएगी। जब ये दोनों इनकी तनबन गई दूर, ओजू वो बात होगी एक। जब महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया और जगमाल से लड़ाई होगी, सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य 1573 राशि को दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। आई समझ में? तो यह दत्तानी भाई है, सुल्तान और देवड़ा। दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई। और जगमाल कौन था? जगमाल भाई हो महाराणा प्रताप को भाई, जे अकबर का दरबार में हो। दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई। सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने राज सिंह से प्रसन्न होकर 1593 में उसे जूनागढ़ प्रदेश दिया। 1593 में जूनागढ़ प्रदेश दिया। उसने उसे 1604 में शमशाबाद नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि दी। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 में उसे जूनागढ़ प्रदेश दिया। जूनागढ़ प्रदेश जिसे अपन बीकानेर के नाम से जानते हैं। ठीक, पहले को जोधपुर को दियो, जूनागढ़ प्रदेश दिया।
उसने उसे 1604 ईस्वी में शमशाबाद नूरपुर की जागीर, है ना, 1604 में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर पर राय की उपाधि दी। राय सिंह ने 1589-94 ईस्वी के मध्य अपने प्रधानमंत्री कमरचंद की देखरेख में जूनागढ़ बीकानेर का निर्माण करवाया। 1589-94 ईस्वी के मध्य अपने प्रधानमंत्री कमरचंद की देखरेख में जूनागढ़ बीकानेर का निर्माण करवाया तथा वहाँ एक प्रशस्ति लगवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। राय सिंह साहित्यकार भी था। उसने राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बालबोधनी नामक टीका लिखी। कर्मचंद्र वंशो कीर्तनकम काव्यम ग्रंथ में राज सिंह को राजेंद्र पुकारा गया है। तो बड़ा लेते हैं। सिरोही के देवड़ा सुल्तान में बीजा देवगढ़ के मध्य अनबन हो गई। तब राज सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य 1583 को दत्ताणीकर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दत्ताणी के युद्ध में जगवाल की मृत्यु हो गई और सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने राज सिंह से प्रसन्न होकर 1593 में उसे जूनागढ़ प्रदेश दिया। उसने 1604 में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि दी। राय सिंह ने 1589-94 ईस्वी के मध्य अपने प्रधानमंत्री कमरचंद की देखरेख में ठीक जूनागढ़ बीकानेर का निर्माण करवाया गया। राय सिंह के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? कमरचंद। यहाँ पर जूनागढ़ का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? कमरचंद। तथा वहाँ एक प्रशस्ति लगवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। राय सिंह साहित्यकार भी था। उसने राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बालबोधिनी नामक टीका लिखी। कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनकम ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया है। राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में अकाल पड़ा। अच्छा, राय सिंह ने जगह जगह सदाव्रत खोले। बताइए वह कौन सा राजपूत शासक था जिसने अकाल पड़ने पर सदाव्रत खोले थे? राय सिंह खोले एवं पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के शासनकाल में मानी जाती है। राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में एक स्थान पर बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612 को हुई। अच्छा, राय सिंह और जय सिंह कन्फ्यूज मत हो जाना, यह राय सिंह है बीकानेर वाला। ठीक, मृत्यु हुई थी दक्षिण भारत में एक स्थान बुरहानपुर में 21 फरवरी 1612 ईस्वी, 21 जनवरी 1612 ईस्वी। राय सिंह ने दक्षिण भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान के फोग नामक झाड़ी को देखकर राय सिंह ने दक्षिण भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान के फोग नामक झाड़ी को देखकर उसे वह लिपट गया तथा कहा कि तू से देखी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया, क्यों तू आयो फोग, अर्थात तू देसी पौधा है, मैं परदेसी व्यक्ति हूँ, मुझे तो अकबर ने यहाँ ज़बरदस्ती भेजा है, पर हे फोग तू यहाँ क्यों आया है? आई समझ में? ये था राय सिंह। राय सिंह की मृत्यु हुई थी 21 जनवरी 1612 में। सदाव्रत राजेंद्र किसे पुकारा जाता था? राय सिंह को। कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनकम काव्य ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया है। और बालबोधनी नामक टीका किस पर लिखी थी? ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर।
राय सिंह साहित्यकार था, उसने राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला। राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधिनी नामक टीका लिखी। सोलह सौ चार में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि दी। अब है भाई साहब सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक, जयसिंह या फिर जयसिंह द्वितीय एक ही बात है। 1699 से 1743। सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय 1699 से 1743 यानी कि कुल मिलाकर 44 साल। जयसिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 को हुआ। 3 सितंबर 1688 को हुआ। ठीक है। जयसिंह द्वितीय के पिता का नाम बिशन सिंह था। बिशन सिंह। शुरू में इनका नाम विजय सिंह, फिर इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। जय सिंह के पिताजी का नाम क्या था? बिशन सिंह था। शुरू में इनका नाम था विजय सिंह और छोटे भाई का नाम था जय सिंह। महाराजा सवाई जय सिंह। औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम जय सिंह तथा इनके छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया। प्रभावित होकर इनका नाम तो कर दिया जय सिंह तथा छोटे भाई का नाम कर दिया विजय सिंह। उल्टा सिस्टम कर दिया। 1699 में सवाई जय सिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हुई और सवाई जय सिंह 19 दिसंबर 1699 ईस्वी को आमेर का शासक बना। 19 दिसंबर 1699 में 1699 में सवाई जय सिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हुई। सवाई जय सिंह 19 दिसंबर 1699 में ईस्वी को आमेर का शासक बना। फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया। औरंगजेब के 4 पुत्र मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर थे। औरंगजेब के 4 पुत्र मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर थे। औरंगजेब के पुत्र आए 4 मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर थे। अकबर भारत छोड़कर पारस चला गया। कामबख्श को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी। अच्छा, अतः देखें अकबर भारत छोड़कर पारस चला गया। जब यह तो बाहर हो कंपटीशन में सुना अकबर। अब चेक के बाद में कामबख्श को कोई इच्छा को नहीं कि अपन को चाहिए राजपाट। ठीक, अब 2 रिया मुअज्जम और आजम। कामबख्श को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी, अतः मुअज्जम व आजम दोनों के मध्य 1707 में जाजऊ के मैदान उत्तर प्रदेश में युद्ध हुआ। जाजऊ के मैदान में उत्तर प्रदेश में युद्ध हुआ 1707 में। जाजऊ का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? मुअज्जम और आजम। वैसे अगर देखी जाए तो मुअज्जम में भी जय है, आजम में भी जय है और युद्ध में भी जय है। ठीक, मुअज्जम व आजम दोनों के मध्य 1707 में जाजम के मैदान यानी कि उत्तर प्रदेश में युद्ध हुआ। सवाई जय सिंह ने इस युद्ध में भाग लेते हुए आजम का साथ दिया। आजम का साथ दिया। मुअज्जम ने सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। आजम का साथ दिया तो मुअज्जम ने सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। जीतने के बाद मुअज्जम ने सर्वप्रथम अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। बहादुर शाह प्रथम में ये मुअज्जम और बहादुर शाह प्रथम ने ही
विजय सिंह के भाई को अपनी ओर बुलाया था और जय सिंह ने पक्ष लिया था आजम का। जय सिंह ने आजम का साथ दिया और मुअज्जम ने सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर बुला लिया। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। ठीक है भाई, मुअज्जम की विजय हुई। जीतने के बाद मुअज्जम ने सर्वप्रथम अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। मुअज्जम को ही कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया गया। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया गया और आमेर का नाम इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद कर दिया गया। अच्छा, इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद कर दिया गया। आमेर का नाम इस्लामाबाद और मोमिनाबाद है। बताइए किसका नाम इस्लामाबाद और मोमिनाबाद? इस्लामाबाद है ना, और बाद में मोमिनाबाद कर दिया गया। आमेर के सवाई जय सिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया। आमेर के शासक सवाई जय सिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया। भूल जाए सब लड़ाई बड़ाई नहीं, कोई बात नहीं, तुम सूबेदार नियुक्त हो जाओ मेरा। कौन कौन को? एक तो आमेर का शासक सवाई जय सिंह को और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जय सिंह अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जय सिंह मेरी पुत्री चंद्रकुबरी के साथ शादी करे और उसका पुत्र ही आमेर का आगामी राजा बने। अच्छा, अमर सिंह कहाँ बा हेल्प करवा के उपलक्ष्य में या बचनन मिले रोए। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जय सिंह मेरी पुत्री चंद्रकुबरी के साथ शादी करे और उसका पुत्र ही आमेर का आगामी राजा बने। जय सिंह ने यह शर्त मान ली और इसे देवारी समझौता भी कहा जाता है। अच्छा, चंद्रकुबरी किसकी पुत्री थी? अमर सिंह द्वितीय की। अमर सिंह द्वितीय किससे अपनी पुत्री की शादी करना चाहता था? जय सिंह से, यानी कि जय सिंह सहायता के लिए गया। जब जय सिंह सुखिया ने अमर सिंह द्वितीय ने कि भाई मैं तो तेरी सहायता कर सकूँ, लेकिन मैं मोको या तू वचन दे कि तो तुझे संतान होएगी, वाही आमेर का सिंहासन पर बैठेगी मेरी पुत्री सु। देवारी समझौता कहा जाता है इसको। अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जय सिंह व मारवाड़ के अजीत सिंह को सहायता देने को तैयार हो गया। अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जय सिंह व मारवाड़ के अजीत सिंह को सहायता देने को तैयार हुआ। इसका पता जब बहादुर शाह प्रथम को चला तो वह नाराज हुआ। कुछ समय बाद उसने दोनों को माफ कर दिया। भरतपुर रियासत में चूड़ामल ने विद्रोह कर दिया। रंगीला ने उसे दबाने के लिए 1722 में जय सिंह को भेजा। चूड़ामल ने विद्रोह कर दिया। रंगीला बादशाह बन गया भाई। रंगीला ने उसे दबाने के लिए 1722 में जय सिंह को भेजा। अच्छा, जय सिंह ने चूड़ामल के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामल को भरतपुर से खदेड़ दिया। जय सिंह ने चूड़ामल के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामल को भरतपुर से खदेड़ दिया। जय सिंह ने बदन सिंह को वज्रराज की उपाधि पर डींग की जागीर दी। जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जय सिंह को राजराजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से विभूषित किया। तो बताइए सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह। ये वही तो नहीं मोहम्मद शाह रंगीला। जय सिंह को राजराजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से विभूषित किया।
जय सिंह ने बदन सिंह को बजराज की उपाधि बिल्डिंग की जागीर दी। ठीक, आगे चलते हैं। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। 1725 में जय सिंह ने ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। जय सिंह कारिका, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। जय सिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशाला बनवाई। ये जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और 2 है बनारस और उज्जैन। जयपुर का जंतर मंतर 5वां वेधशालाओं में सबसे बड़ा वेधशाला है। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया। बताइए, जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कब किया गया था? जुलाई 2010। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। सवाई जय सिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवार राजवंश की राजधानी बनाया। सवाई जय सिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनाया। जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी। इसी होदी को सवाई जय सिंह ने बादल महल का रूप दे दिया और जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत की। शिकार होदी, जयपुर की स्थापना पूर्व इस स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी। इसी होदी को सवाई जय सिंह ने बादल महल का स्वरूप दे दिया और जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत की। आमेर को बनाई भाई, राजधानी बनाई जय सिंह ने जयपुर। होदी तो पहला वहाँ को बना और वहाँ से स्टार्ट करो। शिकार होदी को ही बनाया था, बादल महल दे दिया और जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत की। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 में कई यज्ञ करवाए। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए सवाई जय सिंह ने जल महलों का निर्माण करवाया। 21 सितंबर 1743 में रक्त विकार से जय सिंह की मृत्यु आमेर में हो गई। 21 सितंबर 1743 ईस्वी में रक्त विकार से जय सिंह की मृत्यु आमेर में हो गई। अब है अमर सिंह राठौड़। ठीक, जंतर मंतर जयपुर शोर वेधशाला सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित। जय सिंह को राजराजेश्वर सिंह राजाधिराज की उपाधि से विभूषित किसने किया? मोहम्मद शाह ने। और जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि बिल्डिंग की जाकर किसको दी थी? बदन सिंह को। ऐसे ब्रजराज वैसे बदन सिंह। शुद्ध सारणी का निर्माण कब करवाया? 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। अब है भाई साहब अमर सिंह राठौड़ है वो ना। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। बड़ा है ना, जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे।
बड़ा अमर सिंह राठौड़ जोधपुर। राठौड़ जोधपुर। अमर सिंह, दूसरा जसवंत सिंह व तीसरा अचल सिंह, जो कि बचपन में ही मर गया था, है ना। एक मिनट। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। बड़ा अमर सिंह, दूसरा जसवंत सिंह, तीसरा अचल सिंह, जो कि बचपन में ही मर गया था, अचल सिंह। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी व निडर था। उसके पास उसी के स्वभाव के कई राजपूत युवक जमा हो गए। गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर देश से निकाला दिया। गज सिंह ने, इसके पिताजी का नाम गज सिंह ही था, है ना। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। गज सिंह। अमर सिंह राठौड़ के डैडी का नाम क्या था? गज सिंह। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी व निडर था। उसके पास उसी के स्वभाव के कई राजपूत युवक जमा हो गए। गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर देश से निकाल दिया। अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में जा पहुंचा, जहां उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी थी। अच्छा, अमर सिंह राठौड़ को राव की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। राठौड़ वंश जोधपुर से संबंधित है। अनारा नामक पासवान संबंधित है जोधपुर। गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बेगा में आकर अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर देश से निकाल दिया। एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल दरबार में अनुपस्थित रहा। वो बड़ा अमर सिंह राठौड़ है, सल्टाएगा वे खुद। बादशाह शाहजहां ने उससे उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा, तो अमर ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका। जहाँ तक जुर्माना अदा करने की बात है, मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। जुर्माने को वसूल करने के लिए बख्शी सलावत खां को उसके पास भेजा। जुर्माने को वसूल करने के लिए बख्शी सलावत खां को उसके पास भेजा। अमर सिंह ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने का आदेश भिजवाया। अमर सिंह राठौड़ ने आदेश का पालन किया और दीवान खास में पहुंचकर बादशाह का अभिवादन किया। वहां पहुंचते ही दरबार में उपस्थित सलावत खां ने उसको गवार कहा। सलावत का दिन मट्टा चल रहा है अब, है ना। सलावत खां पर आक्रमण कर या सलावत खां ने उसको गवार कहा। यह शब्द अमर सिंह सुन नहीं सका और सलावत खां पर आक्रमण कर उसके सीने में कटार उतार दी। इसके बाद अमर सिंह ने बादशाह शाहजहां पर आक्रमण कर दिया, किंतु शाहजहां बच गया। भयभीत बादशाह जनाना महलों में भाग गया। अमर सिंह के साले अर्जुन गोंड ने, हाँ ये साला ही ले बैठे हो। अमर सिंह के साले अर्जुन गोंड ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण कर उसे मार दिया। अर्जुन गोंड ने यह सुनकर अमर सिंह के सरदारों और सैनिकों के खून में उबाल आ गया और उन्होंने उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहां के निवास स्थान लाल किले में बुखारा द्वार से प्रवेश किया। राठौड़ों की संख्या मुगलों की सेना के सामने नाम मात्र की थी, इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। गजब। लाल किला के बुखारे द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद कर दिया गया और उसी दिन से वह द्वार अमर सिंह का फाटक नाम से प्रसिद्ध हुआ। अच्छा, यह सुनकर अमर सिंह के सरदार और सैनिकों के खून में उबाल आ गया। उन्होंने उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहां के निवास स्थान लाल किले में बुखारा द्वार से प्रवेश किया। राठौड़ों की संख्या मुगलों की सेना के सामने नामात की थी, इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए। लाल किले के बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद कर दिया गया और उसी दिन से वह द्वार अमर सिंह का फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह फाटक अनेक वर्षों तक बंद रहा, परंतु 1809 में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर के आदेश से उसे
खोला गया, परंतु 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर के आदेश से उसे खोला गया। जॉर्ज स्टील। अमर सिंह का फाटक कहाँ है? लाल किले में। अमर सिंह के साले अर्जुन गौंड ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण कर उसे मार दिया। सलावत का ये टैक्स लेवा गया को दे दियो, टैक्स कट हुई। बख्शी सलावत का को उसके पास भेजा। ठीक, ये था अमर सिंह राठौड़। यह है भाई अमर सिंह राठौड़ जोधपुर। सुनना पसंद नहीं है, सल्टा दिया सलावत खां को, फिर साड़ा ने धोखा से मार दिया और कहीं। अमर सिंह फाटक कहाँ है? लाल किले में। अब है मराठों का इतिहास, अब इसको पढ़ेंगे बाद में। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।